इस वीडियो में हम लोग MBD गाइड के पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव के पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को कवर करेंगे और इसके बाद एक और पार्ट आएगा और पार्ट 3 में हम लोग पूरे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। ये जो चैप्टर है इसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। पहला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 के दशक। दशक के मतलब होता है 10 साल, तो जब भी होगा 1970 इसका मतलब हो जाएगा 1970 से 1980 तक। आपको पता होना चाहिए कि सन 1974 ईस्वी में बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। फिर उसके बाद सन 1975 ईस्वी में यही छात्र आंदोलन एक बड़ा रूप ले लिया और वह बना था संपूर्ण क्रांति। तो 1975 में जब संपूर्ण क्रांति हुआ उसी को ही विशाल जन आक्रोश कहा जाता है। तो सन 1974-75 के समय जनता के द्वारा सरकार के खिलाफ में जो आंदोलन किया गया उसी को क्या बोलते हैं? विशाल जन आक्रोश की संज्ञा दिया जाता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ये निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। इसका मतलब हुआ कि जब नागरिक सही तरीके से लोकतंत्र को लिए काम करेंगे, सही तरीके से जनता को सही तरीके से शासक को चुनेंगे, शासन में सही तरीके से भागीदारी करेंगे, तभी जा कर के लोकतंत्र सफल हो सकता है। यदि नागरिक अपना निजी लाभ के लिए काम करना शुरू कर देगा तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र उससे प्रभावित होगी और लोकतंत्र असफल हो जाएगा। यहाँ पर होगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तीसरा है, मोस्ट वीवीआई तीसरा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्योंकि जिस देश में लोकतंत्र होगा और उस देश में अगर राजनीतिक दल होगा तो इस राजनीतिक दल के माध्यम से लोकतंत्र सही तरीक़ा से काबिज होता है। राजनीतिक दल के द्वारा ही लोकतंत्र सफल हो पाता है। सभी जनताओं को सही से विकास राजनीतिक दल के माध्यम से होता है, इसलिए इसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो जब लोकतंत्र में लोगों की आस्था होगा तब लोकतंत्र सफल होगा। लोग को मानना पड़ेगा, लोग को यह विश्वास करना पड़ेगा कि लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली होती है, क्योंकि लोकतंत्र में आप पढ़े होंगे कि जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन होता है। तो इसमें सभी कुछ जनता के हाथ में है और ऐसा विश्वास दिलाना होगा। इसलिए लोकतंत्र में जब लोग की आस्था होगा कि सबसे अच्छा जो शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्र होता है। दुनिया में कई तरह के शासन व्यवस्था है, जैसे कि आप जानते हो कि राजतंत्र होता है, सैनिक तानाशाह होता है, उन सभी से अच्छा लोकतंत्र होता है और यह बात लोगों को पता होना चाहिए, तब जाकर के लोकतंत्र सफल होगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का आशय है। तो राजनीतिक दल व्यक्तियों के समूह से बनता है। जब लोगों के द्वारा चुनाव लड़ने के पर्पज़ से कोई दल बनाया जाता है तो उस दल को राजनीतिक दल कहा जाता है, यानी कि राजनीतिक दल लोगों के समूह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? इंपॉर्टेंट है, वीवीआई याद रखेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन देश में राजनीतिक दलों की नींव पड़ी थी और ब्रिटेन में द्विदलीय शासन प्रणाली है, यानी कि यहाँ पर 2 दल है। एक दल सत्ता में जीतेगा तो एक दल विपक्ष में बैठेगा, यानी कि एक दल को जीत मिलेगा तो एक दल को हार मिलेगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों का चिन्ह प्रदान किया जाता है। ध्यान रखेंगे, जो निर्वाचन आयोग है यही भारत में चुनाव करवाने का काम करती है। राजनीतिक दल के मान्यता कौन देता है?
तो राजनीतिक दल की मान्यता चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग देती है। और राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह भी कौन देती है, तो यह निर्वाचन आयोग ही प्रदान करती है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी शुरुआत हुआ था राजस्थान से। अब पूछा कब हुआ था, ये हुआ था सन 2005 ईस्वी में। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखेंगे। सूचना का अधिकार ये 2005 में आया और कहाँ से शुरुआत हुआ था, तो ये राजस्थान से शुरू हुआ था। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना, ये बताया 2005 में बना, 2005 में बना था। नेक्स्ट है तारी विरोधी आंदोलन में नेल्लोर में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 5000 गांवों की, लगभग 5000। आप याद रखें एक आंदोलन जिसका नाम है तारी विरोधी आंदोलन। जो तारी विरोधी आंदोलन हुआ था यह हुआ था भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। और क्वेश्चन पूछे आंध्र प्रदेश में कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में हुआ था, नेल्लोर में। तो ध्यान रखेंगे तारी और दारू के बिक्री को बंद करने के उद्देश्य से लेकर के आंध्र प्रदेश के नेल्लोर की महिलाएं आपस में इकट्ठा होकर के एक आंदोलन की, जिसे तारी विरोधी आंदोलन कहा जाता है। यहाँ पर एक जिला है नेल्लोर, इससे संबंधित आपको 3 जिला याद रखना पड़ेगा जिससे क्वेश्चन खूब पूछता है। एक जगह है नागौर, ये जो नागौर है ये नागौर है राजस्थान में। और यहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज संस्था की शुरुआत हुआ था। तो ध्यान रखेंगे राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुआ था। नेल्लोर में तारी विरोधी आंदोलन हुआ था। और एक इलाका है नरौरा उत्तर प्रदेश में है। और नरौरा जो उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर परमाणु विद्युत गृह है, यानी कि परमाणु ऊर्जा गृह है। तो तीनों के नाम याद रखेंगे, तीनों के मिलता जुलता नाम है, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। नागौर में क्या हुआ था, तो राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज संस्था की शुरुआत हुआ था। नरौरा यूपी में है और यहाँ पर परमाणु ऊर्जा गृह है। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पर सबसे पहले तारी विरोधी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है तारी विरोधी आंदोलन में व्यापक पैमाने पर किस प्रदेश की महिलाओं ने भाग लिया, तो भाग लिए थे आंध्र प्रदेश के नेल्लोर। नेक्स्ट है तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ, ये शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, यह हुआ था उत्तराखंड से। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछता चिपको आंदोलन किस दशक में हुआ था, तो 1970 के दशक में। जब दशक पूछेगा तो 1970 बताइएगा। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किस वर्ष हुआ था, तो यह हुआ था 1972 में। कब हुआ था, 1972 में। और दशक पूछेगा तो 1970 के दशक में हुआ था। ये जो हुआ था उस समय जो था, देखिए अभी के लिए तो उत्तराखंड होगा, लेकिन उस समय उत्तराखंड राज्य नहीं बना था। उत्तराखंड जो राज्य है यह बना था 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को। तो आपको अगर ऑप्शन में उत्तराखंड नहीं देगा तो आप लगाइएगा उत्तरांचल, क्योंकि उत्तराखंड के पहले नाम था उत्तरांचल। और अगर उत्तराखंड भी नहीं नाम दे तो उसमें उत्तर प्रदेश लगाइएगा, क्योंकि उत्तराखंड जो राज्य है यह पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो चिपको आंदोलन याद रखेंगे उत्तराखंड में हुआ था। कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। इसके नेता कौन थे, तो इसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ये नाम याद रखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और भी लोग थे लेकिन सबसे मेन कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के सबसे मेन नेता थे। क्यों हुआ था, तो पेड़ के बचाने को लेकर के वहाँ के सरकार पेड़ पौधों को काटने का आदेश दे दिया था। अतः पेड़ पौधों की रक्षा के लिए वहाँ के लोग पेड़ से चिपक गया था। और पेड़ से चिपक करके यानी चारों तरफ से पेड़ से लिपट करके लोग पेड़ की रक्षा किया था, इसलिए इसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह पेड़ बचाने से लेकर के। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया, ये चलाया गया पर्यावरण संरक्षण। क्वेश्चन पूछेगा चिपको आंदोलन तो आप बताइएगा पेड़ों को बचाने के लिए, नहीं तो वन एवं पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि पेड़ पौधे अगर ठीक से रहेगा
पेड़ पौधे अगर रहेगा तो पर्यावरण कहीं ना कहीं ठीक से काम करेगा, नहीं तो पर्यावरण बिगड़ सकता है, पर्यावरण नष्ट हो सकता है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो अंगू, देखिए यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन में, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर अंगू होगा, अंगू के पेड़ हुआ करता था, इस अंगू के पेड़ को काटने को लेकर के किया गया था। तो यहाँ पर अंगू लिख लीजिएगा। इसके यह वाला मुद्दा था, आर्थिक शोषण के मुक्ति के लिए किया गया था, ये भी ठीक है। शराबखोरी के विरुद्ध आवाज़ उठाने से, ये भी ठीक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के विरोध से हुआ था, यह कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस पार्टी के विरोध की वजह से हुआ था, यह कथन गलत है। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है। ये संबंधित है जल से, जल से संबंधित है। ध्यान देंगे, जैसे ये हो गया गुजरात। अब गुजरात जैसे आप अगर इंडिया की बड़ा नक्शा देखते होंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में यहाँ पर मिलता है अमरकंटक की पहाड़ी। इस अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी ऐसे निकलती है महाराष्ट्र में, और फिर गुजरात में होके इधर गिर जाती है अरब सागर में। तो इस नर्मदा नदी पर बहुत सारा बांध बनाने का प्लान था सरकार के, और जब यह बांध बनता तो पीछे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता, जिससे हजारों गांव तबाह हो जाता। अतः नर्मदा नदी पर जो बांध बनाए जा रहे थे उसके विरोध को लेकर के एक आंदोलन हुआ था, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा जाता है। और इस आंदोलन के सबसे मेन नेता मेघा पाटेकर थे। तो क्वेश्चन पूछता है मेघा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से। तो मेघा पाटेकर का जो संबंध है वह नर्मदा आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा क्या, तो नर्मदा नदी है। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन संगठित रूप से कब मुखर हुआ। तो ये मुखर कब हुआ था, सन 1988-89 में, सन 1988-89 में हुआ था। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। आपको बताए थे नर्मदा नदी ये निकलती है कहाँ से, तो मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बाद जाती है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाद कहाँ जाती है, तो गुजरात में जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या होता है। नर्मदा क्या है, नर्मदा एक नदी का नाम है। अगला है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना। नेपाल में 2004 के समय में ना क्या हुआ था, लोकतंत्र की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है नेपाल में किस राजा ने 2002 ईस्वी में संसद को भंग कर पूर्ण राजशाही की घोषणा की थी। यह किया था राजा ज्ञानेंद्र, राजा ज्ञानेंद्र ने। तो राजा ज्ञानेंद्र, राजा महेंद्र, राजा वीरेंद्र विक्रम, ये सभी का संबंध नेपाल से, सभी नेपाल के राजा थे। 2002 में याद रखिएगा आप लोग, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन सन 2002 में हुआ था। नेक्स्ट है नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई। ये वापसी हुई 2006 में। इससे पहले नेपाल में राजशाही यानी कि राजा के शासन था। 24 अप्रैल 2006 को नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुआ। नेक्स्ट है नेपाल में गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री पद की शपथ कब दिलाई गई। इनको दिलाया गया 30 अप्रैल 2006 को। यह सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ। चुनाव हुआ 16वीं के 2014 में, और 17वीं के कहेगा तो 2019 में। तो याद रखेंगे भारत में लोकसभा का जो चुनाव है ये प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है, और पहला आम चुनाव हुआ था हमारे देश में 1952 में। 16वां कब हुआ था, 2014 में हुआ था, जिसमें बीजेपी पार्टी जीत के आई थी। नेक्स्ट है भारत में हुए 1977 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। यहाँ से मोस्ट VVI है, क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखेंगे। इसका पहले आंसर बताए थे पर कि भारत में हुए 1977 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। ये मिला था जनता पार्टी को, जनता पार्टी को। देखिए 3 क्वेश्चन याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछेगा, बताइए पहली बार केंद्र में, याद रखें केंद्र में, पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना था। तो गैर कांग्रेसी, इसको गैर कांग्रेसी मान लीजिएगा। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने था। तो ये बने थे मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई इंडिया के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। गैर कांग्रेसी के मतलब है इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से नहीं था, ये जनता पार्टी के थे। देखिए इंडिया में जब चुनाव हुआ पहली बार 1952 में तो कांग्रेस पार्टी जीती, फिर अगले बार चुनाव हुआ 1957 में तो कांग्रेस पार्टी जीती, फिर अगला चुनाव हुआ 1962 में तो भी कांग्रेस पार्टी जीती। यानी कि 1952 से लगातार 1977 तक केंद्र की बात बोल रहे, केंद्र में केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही जीती थी। लेकिन 1977 में जो चुनाव हुआ उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार मिला और जनता पार्टी को बहुमत मिला। तो ये पहला मौका था जब कांग्रेस को छोड़ करके दूसरे पार्टी के बहुमत मिला था और वो सरकार बनाई थी। और जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई तो क्वेश्चन पूछता भी है कि मोरारजी देसाई का संबंध किस पार्टी से? जनता पार्टी से। अगला है समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? यह हुआ था जनता दल यूनाइटेड में। इसको बोलते हैं JDU यानी कि जदयू। ये नीतीश कुमार की पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह तीर छाप है। नेक्स्ट है भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। देखो दुनिया में जितने भी देश है उन देशों को 3 तरह के दलीय व्यवस्था में बांटा जाता है। एक होता है एकदलीय व्यवस्था, एक होता है द्विदलीय व्यवस्था, एक होता है बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था का मतलब है यहाँ पर एक ही पार्टी होगा, यानी कि पूरे देश में एक ही राजनीतिक पार्टी होगा, एक दलीय। इसी में से कोई ना कोई नेता चुन के आएगा। जैसे कि चीन जो देश है उसमें एक दलीय व्यवस्था है। द्विदलीय व्यवस्था में 2 पार्टी होगा, एक पार्टी जीतेगा तो एक पार्टी विरोध में बैठेगा, विपक्ष में बैठेगा, हारेगा। अमेरिका में और आपको ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था मिलेगा। तो याद रखेंगे दुनिया के अधिकांश देश में द्विदलीय व्यवस्था ही है। अमेरिका और इंग्लैंड के नाम याद रखिएगा। फिर आता है बहुदलीय, यानी यहाँ पे बहुत सारा दल मिलेगा आपको। 2 से बहुत ही ज़्यादा आपको दल मिलेगा। तो जब 2 से अधिक दल मिलेगा तो बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा कि भारत में कैसा व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। नेपाल में भी बहुदलीय है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, इन सभी में बहुदलीय व्यवस्था है। इंडिया में अभी बात करें वर्तमान के तो 6 राष्ट्रीय पार्टी है, लगभग 53 राज्य स्तरीय पार्टी है और 2000 से भी ज़्यादा राज्य पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड पार्टी है। तो देखिए इंडिया में दल की संख्या बहुत ज़्यादा, इसलिए बोलते बहुदलीय सिस्टम। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह कमल के फूल। और भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था 1980 में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब? अभी बताया 1980 में बना था। कमल के फूल इसका चुनाव चिन्ह 1980 में। वर्तमान में किसकी सरकार है? तो वर्तमान में समझिए कि केंद्र में जनता पार्टी की ही सरकार है। हालांकि बताएंगे आपको बाद में NDA और UPA के मतलब, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? भारतीय जो जनता पार्टी है वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को फॉलो करती है। यानी कि भारत के सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज को लेकर के ज़्यादा ध्यान भारतीय जनता पार्टी देती है। तो भारत के जो भी पौराणिक रीति रिवाज परंपरा है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सक्रिय रहती है, ज़्यादा यह काम करती है। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी, B नंबर हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। बात करें कांशीराम के, ये भी ध्यान रखेंगे, बहुजन समाज पार्टी। देखिए बहुजन समाज पार्टी बना था 1984 में, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। इस बहुजन समाज पार्टी के स्थापना कांशीराम के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22 भाषा को स्थान दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 22 भाषा में से आपको कुछ भाषा याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आप उर्दू जान सकते, उर्दू हो गया, सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है, फिर डोंगरी है, पंजाबी है, मराठी है, संस्कृत है, नेपाली है, मैथिली है, कन्नड़ है, कोंकणी है, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली,
ये मणिपुरी, ये सभी जो है 22 भाषाओं में शामिल है, सबको मान्यता मिला है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? बताए थे आपको 1977 में। किसकी सरकार बना था? तो जनता पार्टी की सरकार बना था और प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। अगला है, भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किसने किया था? मोरारजी देसाई ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कौन किया था? तो एक अंग्रेज किया था जिसका नाम है A.O. ह्यूम। तो A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव चिन्ह है हाथ के पंजा, हाथ के पंजा। फिर पूछेगा कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिस्ट्री में पूछता है। इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे, W.C. बनर्जी थे, W.C. बनर्जी। चलिए नेक्स्ट है, भारत में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन कब चलाया गया? ये चलाया गया 1974 में। 75 में आपातकाल लग गया था, याद रखेंगे। तो देखिए, संपूर्ण क्रांति पूछे, संपूर्ण क्रांति आंदोलन कौन चलाया? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जो था यह शुरुआत कैसे हुआ? तो बिहार के छात्र आंदोलन से संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। 1971 में बांग्लादेश एक अलग देश बन गया था, बांग्लादेश एक अलग देश बना था। विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में, विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 1972 में। चिपको आंदोलन भी 1972 में हुआ था। और 1973 की बात करें तो भारत में बाघ रिजर्व, बाघ परियोजना 1973 में ही लाया गया। नेक्स्ट है, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये कहते हैं जयप्रकाश नारायण। देखिए, शुरुआत में छात्र आंदोलन किए थे तो जो लालू प्रसाद यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, रामविलास पासवान हो गए, मुलायम सिंह यादव हो गए, ये सभी उस समय में छात्र थे। उनके द्वारा किया गया आंदोलन छात्र आंदोलन कहलाया। लेकिन बाद में इसी छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण शामिल हो गए, जो बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। कभी कभी आपको शॉर्टकट दे देगा BKU, BKU मतलब भारतीय किसान यूनियन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ये माना जाता है राजनीतिक दल को, राजनीतिक दल को। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? नहीं करता पर ध्यान दीजिएगा। तो चुनाव लड़ना ये तो राजनीतिक दल का सबसे मेन काम है। कोई क्वेश्चन पूछेगा राजनीतिक दल का सबसे प्रमुख काम क्या है, तो चुनाव लड़ना। सरकार की आलोचना बिल्कुल करता है जी। अगर कोई भी राजनीतिक दल जीत नहीं पाया और वो विपक्ष में बैठा है, तो जो भी विपक्षी पार्टी होता है वो भी किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होता है और उसका काम है सरकार अगर कोई भी गलत नीति अपना रही है तो उसकी क्या करे? आलोचना करे। प्राकृतिक आपदा में राहत, बिल्कुल जी। अगर बाढ़, भूकंप, सुनामी आ रहा है तो ये राहत करना उसका काम है। अफसरों की बहाली संबंधी कार्य ये नहीं है, ये राजनीतिक दल के काम नहीं है। ये जो सत्तारूढ़ पार्टी जो जीतती है, सरकार बनाती है, सरकार के काम है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 में हुआ था। 1975 में 3-4 बात और याद रखेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्वेश्चन पूछता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब बना? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में बना था। ये पूछेगा आपातकाल, अभी आपातकाल का ही क्वेश्चन है। तो आपातकाल कब लागू हुआ? तो आपातकाल इंडिया में 1975 में लागू हुआ। फिर पूछ लेगा आपसे कि बताइए वियतनाम के एकीकरण कब हुआ? तो वियतनाम के एकीकरण 1975 में हुआ था। वियतनाम के एकीकरण 1975 में हुआ था। फिर पूछ सकता है कि बताइए 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना था। तो पहले सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था, ये भारत के राज्य बना 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? यह तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस क्षेत्रीय दल है। लेकिन वर्तमान की बात करें तो देखिए पहले राष्ट्रीय दल था 6, बाद में राष्ट्रीय दल हो गया 8 और फिर अभी वर्तमान में राष्ट्रीय दल घट के हो गया 6।
जो तृणमूल कांग्रेस है ये क्षेत्रीय दल, यानी कि ये इनका ना काम है अपने इलाके में ही चुनाव लड़ना, ये सब जगह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बना था? 1885 में बना था। और भारतीय जनता पार्टी कब बना था? तो भारतीय जनता पार्टी 1980 में बना था। ये सब राष्ट्रीय पार्टी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कैसा पार्टी है? ये आपको बन जाएगा राष्ट्रीय पार्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? चीन में, रूस में एक दलीय व्यवस्था है, ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था, 2 दल होगा, भारत और पाकिस्तान में बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय यानी बहुत दल हो सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्या को सरकार के पास रखना, ये चुनौती राजनीतिक दल की नहीं है। राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना ये चुनौती नहीं बल्कि ये उनका काम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसमें एक बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये भी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता, देखिए सब के सब है, याद रखेंगे सब के सब है। लेकिन अभी तत्काल की बात करें तो तत्काल की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी को निकाल दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को निकाल दिया गया है। अभी तत्काल की बात करें, ये वीडियो जो शूट हो रहा है 2023 में सितंबर महीने में, तो ये ना अभी निकाल दिया गया, पहले ये भी था। ये बना था 1925 में, इसमें 4 ऑप्शन गलत दे दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था 1885 में बना था। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो ये बना था 1984 में बना था। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जनता पार्टी 1980 में बना था। ये चारों कथन गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। ये बिहार के क्षेत्रीय पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह बंगला, याद रखिएगा बंगला छाप। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव चिन्ह बंगला छाप है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये 1885 में बनाया था, राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बना था, राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बना था, कमल के फूल, ये सभी राष्ट्रीय पार्टी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो यह होता है सत्ता प्राप्त करना, यानी चुनाव जीत करके सत्ता प्राप्त करना सभी का पहला उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो ये देखिए 10 पर अधिक हुआ 17वां में ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 17वां में हो जाएगा, याद रखेंगे। नहीं तो यहाँ पर अगर 16वां दे जाएगा तो 16वां भी ठीक है। आपके ये 10वां नहीं होगा, ये गलत है, आप 16वां से याद रखिएगा, सही रहा, क्योंकि इससे पहले 10% से कम था। नेक्स्ट है, किस प्रदेश की दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से दलित पैंथर्स संबंधित है? तो दलित पैंथर्स का संबंध महाराष्ट्र से है। दलित पैंथर्स जो है ये एक ग्रुप है जो दलित और महादलितों के विकास के लिए काम करता है। ये बना था महाराष्ट्र में 1972 में बना था। अगला है, किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद कर देना। देखिए ये राजनीतिक अस्थायित्व नहीं होगा। अगर हम विरोधी दल को गिरफ्तार करके नज़रबंद कर देंगे तो सरकार फिर अपना मनमानी करने लगेगा, वहाँ के जो भी सरकार है वो निरंकुश बन जाएगा। इस राजनीति में ना स्थिति खराब हो जाएगा, न कि अस्थायित्व होगा। तो ये करना कानूनन अपराध माना जाता है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो पाकिस्तान में बहुदलीय है, बांग्लादेश में, भारत में, ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है। द्विदलीय व्यवस्था है, ना कि बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी गठन कब हुआ? यह गठन हुआ था 1999 में हुआ था। और JDU यानी कि जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह कौन होगा? तो इसका चुनाव चिन्ह होगा तीर छाप होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसने जाना जाता है? ये जाना जाता है देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। इंदिरा गांधी के समय में 1975 में आपातकाल की घोषणा किया गया था, याद रखेंगे। लोकतंत्र के काला दिन कहा जाता है, क्योंकि आपातकाल में जनता के अधिकार को छीन लिया गया था, विरोधियों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ये किए थे जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण दिए थे।
श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट है, पहले इंग्लैंड के गुलाम था श्रीलंका, 1948 में आज़ाद हुआ। बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो बोलिविया जो है यह दक्षिण अमेरिका के एक देश है और यहाँ पर पानी की कीमत में वृद्धि को लेकर के जन संघर्ष हुआ था। तो पानी की कीमत में वृद्धि को लेकर के विशाल जन संघर्ष बोलिविया में हुआ। नेक्स्ट है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, ये 10% या उससे भी कम थी। तो याद रखेंगे, 15वीं लोकसभा के चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से ज़्यादा हुआ और अभी क्या है, अभी वर्तमान की बात करें तो 10% से ज़्यादा है, लेकिन उससे पहले 10% से कम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 10%। नेक्स्ट है, मिशेल बैचेले चिली की राष्ट्रपति कब निर्वाचित हुई? ये निर्वाचित हुई थी सन 2006 ईस्वी में। चिली एक देश है, ये जो देश है ये दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में आप देखेंगे तो इस तरीक़ा से आपको दक्षिण अमेरिका मिलेगा देश। यहाँ पर एक देश मिलेगा लंबा सा, इसका नाम है चिली। इस चिली देश के राष्ट्रपति बनी थी एक महिला जिसके नाम है मिशेल बैचेले और यह महिला सन 2006 ईस्वी में राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट है, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? ये रहती है बहुदलीय व्यवस्था में। देखिए, जहाँ पर एक दलीय व्यवस्था होता है वहाँ पर तो एक ही पार्टी होता है, तो वहाँ पर तो इसी पार्टी के कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेंगे। जहाँ पर द्विदलीय सिस्टम होगा वहाँ पर एक चुनाव जीतेगा तो दूसरे चुनाव को क्या करेगा, हारेगा। अतः गठबंधन वही बनेगा जहाँ पर बहुत सारे दल की व्यवस्था हो। गठबंधन के मतलब क्या होता है, किसी भी पार्टी को जब बहुमत नहीं मिलता है, जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तब दो या उससे अधिक पार्टी आपस में मिल करके सरकार बनाती है और वह कहलाती है गठबंधन की सरकार। तो ये बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन सरकार बनेगा। आप याद रखेंगे, एक होता है यूपीए और एक है एनडीए। यूपीए के पूरा नाम है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस। फिर से सुनेंगे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस। और एनडीए की पूरा नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस, यह एनडीए के क्या है, पूरा नाम है। तो इसमें आप जो यूपीए देखते हैं, यूपीए यह कांग्रेस पार्टी जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन किया है उसका नाम है, और बीजेपी यानी कि भाजपा जिस पार्टी के साथ गठबंधन करता है उसको एनडीए कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये दोनों गठबंधन दल है। नेक्स्ट है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ये लागू होता है जीता गया सांसद एवं विधायक पर। जीते गए सांसद एवं विधायक पर दल बदल कानून लागू होता है और दल बदल की चर्चा यह अनुसूची नंबर 10 में है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बनाया? यह संगठन बनाया 1972 में। दलित और महादलितों के लेकर के, उनके आवाज़ को लेकर के, उनके हक को लेकर के 1972 में दलित पैंथर्स बनाया था। पैंथर जो होता है एक प्रकार के जानवर होता है। 71 में क्या हुआ था, 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकार मिली थी? यह मिला था 2003 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? यह लगा दिया गया मर्सटियम स्कूल में, मर्सटियम शहर के। देखिए, बेल्जियम जो देश है यह बेल्जियम यूरोप का एक देश है और यहाँ पर फ्रेंच भाषा भी बोला जाता है, यहाँ पर डच भाषा भी बोला जाता है और जर्मन भाषा भी बोला जाता है। लेकिन बेल्जियम के जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर फ्रेंच, डच और जर्मन तीनों भाषाओं को जो लोग हैं उन सबको अपने अपने सरकार चुनने की व्यवस्था कर दिया गया है। अतः अलग अलग भाषा होने के बाद भी वहाँ पर किसी प्रकार के तनाव की स्थिति नहीं रहती है, आपस में मतभेद नहीं रहता है। तो क्योंकि सभी भाषा वाले सरकार वहाँ पर है और
फ्रेंच बोलने वाले को अपनी सरकार चुनने की आज़ादी है, डच बोलने वाले को अपनी सरकार चुनने की आज़ादी है। तो भाषा के नाम पर वहाँ पर अच्छा सिस्टम बनाया गया है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी लोंगेवाल समझौता कब हुआ? ये बताओ 1985 में। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और एक व्यक्ति थे जिनका नाम है लोंगोवाल। देखिए, भारत में एक इलाका है पंजाब, और ये पंजाब इलाका है, इस पंजाब इलाके में सिख धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। लेकिन पंजाब में ही कुछ सिख लोग के ऐसा डिमांड हुआ कि भारत से पंजाब के कुछ इलाके को क्या कर दे, अलग कर दे और एक अलग देश बनाए, खालिस्तान नामक एक अलग देश बनाए। इसी बात को लेकर के इंदिरा गांधी की सरकार और लोंगेवाल के बीच समझिए एक तरीका से विरोध हुआ था, एक तरीका से संघर्ष हुआ था। और इंदिरा गांधी खालिस्तान के समर्थक जो भी था उन सब के एक प्रकार समझिए कि हत्या करवा दिए थे। इसी बात को लेकर इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गया था। ये सब आप जब 12th में जाएंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद राजीव गांधी यानी उनके बेटे और लोंगोवाल के बीच 1985 में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। खालिस्तान मुद्दा के बारे में आप लोगों को 12th में डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट है, म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में चलाया गया? ये चलाया गया आंग सान सू की। ये जो आंग सान सू की है, इनका संबंध म्यांमार में है। वर्तमान की बात करें तो म्यांमार में सैनिक शासन है, क्योंकि वहाँ के जो मेन नेता थे आंग सान सू की, इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। तब तीनों नाम याद रखें। आंग सान सू की का संबंध म्यांमार से है। मिशेल बैचेले का संबंध चिली देश से, चिली के राष्ट्रपति थी। और राजा ज्ञानेंद्र के संबंध है नेपाल से। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये काशीराम थे। काशीराम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सन 1984 ईस्वी में बहुजन समाज पार्टी का स्थापना हुआ। इसका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में, चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी छाप। अभी बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख नेता मायावती हैं। दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? जाति प्रथा का उन्मूलन संबंधित है, दलित सेना गठन संबंधित है, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, ये तीनों है। डी जो है औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति, यह संबंधित नहीं है। दलित पैंथर्स का संबंध महाराष्ट्र से है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो अभी नेपाल में लोकतंत्र है। पहले क्या था? तो 2006 से पहले नेपाल में राजतंत्र था, राजशाही था। नेक्स्ट है, अगला चैप्टर हो गया लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय और संसदीय दोनों प्रकार की शासन प्रणाली है। संघीय और संसदीय दोनों प्रकार की। नेक्स्ट है, भारत लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? तो संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। नेक्स्ट है, भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की क्या आस्था है? इंडिया में 1947 से ही लोकतंत्र है। इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोगों में लोकतंत्र के प्रति आस्था है। जिस देश में जनता के मन में लोकतंत्र के प्रति आस्था होता है वहाँ पर लोकतंत्र सफल रहता है। तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा आस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक खुशहाली आती है, क्योंकि इसमें जनता ही नियम बनाती है, जनता ही सरकार के चुनती है। अतः सरकार वही काम करेगी जो जनता के लिए सही होगा, इसलिए यहाँ पर आर्थिक खुशहाली आती है। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। देखिए, लोकतंत्र में जो फैसले हैं वह थोड़ा देर से लिया जाता है, लेकिन लोकतंत्र में यह ध्यान रखा जाता है कि फैसला भले ही देर से हो, लेकिन फैसला जब भी हो वो फैसला सही हो। तो सही फैसला होने के लिए भले ही देर से हो लेकिन सही फैसला हो, इसलिए आप देखेंगे तो लोकतंत्र में कुछ प्रक्रिया होता है, सभी छानबीन होता है और छानबीन के बाद ही फैसला लिया जाता है, इसलिए इसमें लेट लग जाता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में सरकार जनता से डरती है, क्योंकि जनता क्या करेगी? तो जनता उसे नकार देगी। हमेशा डर रहता है विधायक को, सांसद को कि अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अगली बार जनता उनको चुनाव में शामिल नहीं होने दे, उनको वोट नहीं दे। तो याद रखिएगा, नकारने की वजह से जनता
जनता से लोकतंत्र में सरकार डरती रहती है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है। तो लोकतंत्र में निर्णय विधायिका की स्वीकृति से लिया जाता है। विधायिका का काम क्या है? तो विधायिका का काम है विधि बनाना, यानी कि कानून का निर्माण करना। अगला है, लोकतांत्रिक कहलाने में होता है। तो किसी भी लोग को लोकतांत्रिक नाम गर्व का अनुभव होता है। देखिए, बहुत देश में सैनिक शासन भी है। जहाँ जहाँ सैनिक शासन है वहाँ पर समझिए जनता के जो अधिकार होता है वो अधिकार कम कर दिया जाता है, बहुत सारे अधिकार छीन लिया जाता है, और यहाँ पर शासक चुनने का अधिकार जनता के पास नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ के लोग गर्व से अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। तो सभी नागरिकों को समान अवसर देता है। जैसे मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि 18 वर्ष की उम्र के लिए अगर आर्मी में भर्ती निकला है तो सभी लोग आर्मी में क्या कर सकते हैं जी, ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ शर्त होता है, उस शर्त पूरा करने के बाद। जैसे 18 वर्ष जो हो चुका है लेकिन वह पढ़े लिखे नहीं है तो उनके लिए मौका नहीं मिलेगा। कुछ शर्त होता है, उस शर्त अगर पूरा कर रहे हैं तो सबको समान अवसर दिया जाता है। जैसे अब देखेंते होंगे 10th के एग्जाम में बिहार बोर्ड में फर्स्ट वाले बच्चों को 10,000 रुपया दिया जाता है। तो 10,000 जो भी फर्स्ट किया है सबको 10,000 मिलता है। ये अवसर है, ये अवसर है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है। तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है सामूहिक सहमति। सामूहिक सहमति से निर्णय लिया जाता है। लोकतंत्र से लोगों को रहती है, क्या रहती है? तो ज़्यादा अपेक्षा रहती है, ज़्यादा विश्वास रहता है, ज़्यादा उनको आस रहता है कि लोकतंत्र में उनके लिए अच्छे काम होगा। हमारा लोकतंत्र निरंतर बढ़ रहा है। तो लोकतंत्र हमारा निरंतर विकास एवं उन्नति की ओर बढ़ रहा है, विकास एवं उन्नति की ओर बढ़ रहा है। लोकतंत्र होता है जनता के प्रति, ये जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में जो सरकार चुना जाता है, जो प्रतिनिधि चुना जाता है, वो जनता के ही द्वारा चुना जाता है। अतः कुछ भी अगर सही गलत हो रहा है तो नेता को जवाब देना पड़ता है और जनता उनसे जवाब भी मांगती है। अतः लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी शासन होता है। अगर इस बार आप चुनकर चले जा रहे हैं और बाद में कुछ गलत काम कर रहे हैं तो अगली बार आपसे हिसाब लिया जाएगा और बाद में आपको नकार भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक राजनीतिक असमानता के विचार को समाप्त कर दिया है। राजनीतिक असमानता के विचार क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखेंगे आप लोग, लोकतंत्र की उपलब्धि में विकास सबसे बड़ी सहायक है, जबकि विषमता और शिक्षा गरीबी ये लोकतंत्र के क्या कमी है, लोकतंत्र की यह कमजोरी है। नेक्स्ट है, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? तो हमारे यहाँ पर बहुसंख्यकों को शासन नहीं देखने को मिलता है। यानी हमारे यहाँ पर जिनकी संख्या ज़्यादा है वो ऐसा नहीं कि जिनकी संख्या कम है उनके ऊपर शासन करे, सबको बराबर अधिकार दिया गया है। तो बहुसंख्यक का शासन नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका है जी, नई दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव होता है हमारे यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर सभी कानून के समक्ष में समान है। तो कोई भी अगर अपराध कोई व्यक्ति करते हैं, चाहे वह एकदम भिखारी क्यों न हो और एकदम कोई करोड़पति क्यों न हो, सभी कानून के समक्ष में क्या है? समान है। यदि मान लें कि एक करोड़पति व्यक्ति किसी की हत्या कर दे रहा है और उसी में एक भिखारी भी किसी की हत्या कर दे रहा है, तो दोनों के द्वारा किया गया अपराध एक जैसा है, इसलिए दोनों को अपराध के लिए सज़ा भी एक जैसा ही मिलेगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह पहला कथन सही है, व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ध्यान रखेंगे, व्यक्ति की गरिमा को लोकतंत्र बढ़ाता है, न कि यह अवरोध मतलब रोकता नहीं है, ये बढ़ाता है। तो यह कथन गलत दिया हुआ है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को क्या करता है जी? बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर क्या होता है? निर्णय लेने में देरी होता है, लेकिन जो निर्णय होता है वह सही निर्णय होने की संभावना होता है। तो सही निर्णय के लिए जांच पड़ताल करना पड़ता है, समय देना पड़ता है ताकि वह निर्णय सही हो। तो भले निर्णय लेने में देरी होता है, लेकिन जो निर्णय लिया जाता है वह निर्णय सही लिया जाता है। नेक्स्ट है, हाँ असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका है? यह कथन
एडवर्ड कारपेंटर का है। एडवर्ड कारपेंटर का है। लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन दिए थे। नेक्स्ट है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो यह जनमत पर आधारित होता है, यानी कि जनमत पर, जनता के मत पर आधारित होता है, इसलिए इसे सबसे अच्छा शासन कहा जाता है। क्योंकि जनता वही काम करेगा जो उनके लिए अच्छा होता है, उसी को चुनेगा जो उनके लिए अच्छा होता है। और यदि अच्छा आदमी चुनने के बाद भी ठीक काम नहीं कर रहा है, मान के चलिए कि शुरुआत में ठीक काम किया लेकिन बाद में ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको मौका है जनता को कि अगली बार में उनको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जनमत पर आधारित होता है, इसलिए यह सबसे अच्छा शासन माना जाता है। लोकतंत्र करता है विभिन्नताओं का, क्या करता है? तो विभिन्नताओं का सम्मान करता है। जैसे इंडिया में देखेंगे आप लोग तो अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग भाषा के लोग हैं, लेकिन सभी एक दूसरे के क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें कौन बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो यह अनुरूप कर रहा कि नहीं है? तो याद रखेंगे, कानून के समक्ष समानता है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। तो यह डी नंबर क्या होगा, गलत हो जाएगा। उसमें डी यहाँ पर बहुसंख्यकों का शासन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है? तो विश्व में अभी बात करें तो आप जवाब देंगे ए, 100 से अधिक देशों में। लेकिन बात की तो 150 से अधिक देशों में अभी वर्तमान में लोकतंत्र है। आपका जो आंसर माना जाता है वो माना जाता है 100 से अधिक देशों में, इसलिए आंसर लगाइएगा आप 100 से अधिक देशों में। नेक्स्ट है, लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्था में माना जाता है, ये सभी व्यवस्था में उत्तम माना जाता है। देखिए, लोकतंत्र के अलावा जो भी शासन प्रणाली है, जैसे कि राजतंत्र, एक होता है सैनिक तानाशाह, एक तानाशाह होता है, तो इसमें भी बुराई है। देखिए, लोकतंत्र में भी कुछ बुराई है, लेकिन यह राजतंत्र और सैनिक तानाशाह से ज़्यादा अच्छा होता है। तो लोकतंत्र में बुराई तो है थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी सबसे बुराई इसमें कम है, इसलिए सभी शासन व्यवस्थाओं में सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो कौन है? तो लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में क्या होता है, सक्षम होता है। यानी आप देखेंगे हमारे यहाँ पर जाति, धर्म, भाषा, रीति रिवाज के आधार पर बहुत सारा विविधता है, लेकिन इतना विविधता होने के बाद भी हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के सहयोग करते हैं, और यही सामंजस्य कहलाता है। सामंजस्य मतलब एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के साथ मिल के रहना, और ऐसा संभव है लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को बराबरी के अधिकार मिलता है। बाकी में क्या होता है, बाकी प्रणाली में थोड़ा बहुत भेदभाव होता है, लेकिन लोकतंत्र में भेदभाव नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में सही कथन कौन है? तो सही कथन कौन है? लोकतंत्र में सामाजिक असमानता को बहुत हद तक दूर करने की क्षमता होती है, बहुत सही बात है। देखिए, जो लोकतंत्र होता है ना, वो सामाजिक असमानता को बहुत हद तक कम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी समाज में असमानता खत्म हो जाए। जैसे आप देखते होइएगा तो एक समाज में गरीब लोग भी मिलेगा, अमीर लोग भी मिलेगा, एक समाज में पढ़े लिखे लोग भी मिलेगा, अनपढ़ लोग भी मिलेगा, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा होता है कि सभी को लगभग समान कर दिया जाए। हालांकि अभी भी थोड़ा बहुत असमानता देखने को मिलता है, लेकिन इनके जो प्रयास होता है वो प्रयास होता है कि सभी लोगों को क्या कर दिया, बराबर अधिकार दे दिया जाए, सभी की स्थिति में सुधार किया जाए। नेक्स्ट है, लोकतंत्र का विरोधी कौन है? तो लोकतंत्र के विरोधी तानाशाही व्यवस्था भी है, राजतंत्र भी है, अधिनायकवादी व्यवस्था भी, तीनों के तीनों विरोधी है। अगला है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह करा कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल सही बात है। हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष क्या देश है, यानी हमारे यहाँ पर हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है, देश का अपना कोई धर्म नहीं है। देश में जितना भी लोग रह रहा है वह सभी लोग अपने अपने धर्म को मनाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, जबकि इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है, इसलिए भारत क्या धर्मनिरपेक्ष देश है। दूसरा कह रहा है क्या, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता, बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया गया है।
लेकिन लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। लोगों को कोई भी धर्म मनाने की क्या है, आज़ादी दिया गया है। महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव, बिल्कुल नहीं। महिलाओं को वोट देने का अधिकार हम लोग शुरू से ही दिए हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के महिला को मतदान करने का पूरा अधिकार है, ये हम लोग शुरू से ही व्यवस्था की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह आशा की जाती है कि नागरिकों की गरिमा की वृद्धि में यह अन्य शासन व्यवस्थाओं से काफ़ी पीछे हैं। देखिए, हम शुरू से बता रहे हैं आपको सब करा कि पहला में सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करेगी। लोकतंत्र में ऐसा व्यवस्था किया जाता है, जो भी जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर जो विविधता है, अंतर है, कोशिश रहता है कि सभी लोग मिलजुल कर रहे, एक साथ सहयोग करें। ये ऐसा व्यवस्था आशा रहता है, हम लोग सोचते हैं कि ऐसा हो, कि सब लोग भले ही अलग अलग जाति के हो, अलग अलग धर्म के हो, अलग अलग भाषा को हो, लेकिन आपस में सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, ऐसा यह आशा किया जाता है। दूसरा करा है, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि में यह अन्य शासन व्यवस्थाओं से काफ़ी पीछे। देखिए, लोकतंत्र ना व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि करता है कि सभी शासन व्यवस्था में आगे है, या आगे न कि सबसे पीछे है। यहाँ पर व्यक्ति को ध्यान से बात को सुना जाता है, व्यक्ति के प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए कहा जाता है। बाकी में क्या है कि व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि के लिए बात नहीं किया था। यहाँ पर हमारे पास अधिकार है, तो यहाँ पर जो दिया है कथन कि पीछे नहीं रहता है या आगे रहता है, यह कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं। तो चुनाव अधिकारी सबसे मेन कौन होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सबसे मेन होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है। तो राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, जबकि जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, डीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी, ये सभी क्षेत्रीय दल है। नेक्स्ट है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। तो भारत के संवैधानिक अध्यक्ष की बात करें तो ये राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। इस तरीक़ा से हम लोग का यह चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में हम लोग जो 2 चैप्टर बचा हुआ है उन सभी 2 चैप्टर के कवर करेंगे। देखिए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और साइंस, जितने भी सब्जेक्ट है आपको एसएसटी और साइंस में, उन सब के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बैंक इसी आपको चैनल में डिटेल से मिल जाएगा। और भी बहुत सारे साइंस के और साइंस से संबंधित जितने भी अन्य तथ्य होता है उनके बारे में भी आपको सेपरेट लेक्चर मिल जाएगा। जो भी एग्जाम में आपको सूत्र वाला केमिस्ट्री के सूत्र से यानी कि रासायनिक सूत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका भी डिटेल से एक वीडियो बना कर दिया गया है, जिसको देखने के बाद आपको एक भी रासायनिक सूत्र के क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो लगभग इस चैनल पर आपको सामाजिक विज्ञान और साइंस के बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप जा कर के एक एक करके वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो भी दो आप लोग का जो चैप्टर छूटा हुआ है पॉलिटिकल साइंस के, उसको कवर करेंगे। हिस्ट्री के हम लोग ऑब्जेक्टिव पूरा MBD गाइड के कवर कर चुके हैं। होता क्या है कि बच्चा गाइड लेके आते हैं और अपने से रट लेते हैं, जबकि क्या होता है कुछ क्वेश्चन उसमें गलत दिया रहता है। गलत नहीं देने का मतलब क्या है कि उसमें आपको कुछ जो ऑप्शन होता है वो मिसप्रिंट हो जाता है। तो ये जैसे मिसप्रिंट हुआ, बच्चा मेहनत तो किया लेकिन सही तरीक़ा से जवाब न होने की वजह से वह आंसर गलत कर देता है। तो आपको MBD के जितने भी SST और जो साइंस के क्वेश्चन आंसर है सबके ऑब्जेक्टिव की व्याख्या करके दिया जाएगा। इसके अलावा MBD के अलावा और भी प्रकाशन के जो गाइड है, जो भी आप लोग के प्रकाशन के जो भी गाइड है, आप लोग के इलाका में जो भी गाइड चलता होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोशिश करेंगे कि अन्य प्रकाशन के गाइड के भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका सॉल्व किया जाए। कुछ दिन के बाद, जैसे 2-3 दिन के बाद ही हम लोग SST के एक ऐसा आप लोग का नोट्स तैयार करके देंगे शॉर्ट वीडियो में। उसको पढ़ने के बाद आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम लोग 5-7 पेज के 5 से लेकर 7 पेज के बीच में एक नोट्स तैयार किए हैं SST के। उस SST के ऑब्जेक्टिव में जितना भी होगा पॉइंट उस सबको पढ़ जाना है। उसके पढ़ने के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं हम लोग की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।